नमस्ते। आज बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के जादू की, यानी विनिर्माण की। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे बिल्कुल साधारण सी चीजें हमारी दुनिया की सबसे जरूरी और असाधारण चीजों में बदल जाती हैं। अच्छा, चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। कच्चा कपास, लौह अयस्क और ताज़ी कटी लकड़ी, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? सोचिए ज़रा, क्योंकि इसका जवाब हमारी आज की दुनिया की नींव से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जवाब छिपा है इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की बेमिसाल ताकत में। एक ऐसी प्रोसेस जो न सिर्फ इनकी कीमत कई गुना बढ़ा देती है, बल्कि हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी भी यही है। और पता है, इसी बदलाव को अर्थशास्त्री कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कच्चे माल को रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों में बदलना। और यही यही तो मैन्युफैक्चरिंग का असली इंजन है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि चीज़ों की वैल्यू बढ़ती कैसे है। फिर हाथ से बनने वाले सामान से लेकर बड़ी बड़ी मेगा फैक्ट्री तक का सफर तय करेंगे। इसके बाद आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग की बनावट को समझेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि आखिर ये फैक्ट्रियां लगाई कहाँ जाती हैं। और आखिर में उद्योगों की पूरी दुनिया पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बुनियादी चीज की, वैल्यू एडिशन। मतलब किसी चीज की कीमत को बढ़ाना। जरा सोचिए कैसे जमीन से निकली एक मामूली सी चीज उन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में बदल जाती है जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे कपास पहले धागे में और फिर कपड़े में बदल जाता है, लोहे से स्टील बनता है और मिट्टी से बर्तन। यही तो है मैन्युफैक्चरिंग का असली जादू। ये किसी भी कम कीमत वाले कच्चे माल को लेकर उसे कहीं ज्यादा कीमती और काम की चीज बना देता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बनाने का काम है, ये कितने अलग अलग लेवल पर होता है। मतलब एक अकेले कारीगर से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों तक। यहाँ जो दो तस्वीरें हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ एक कारीगर अपने हाथों से टोकरी बुन रहा है और दूसरी तरफ मीलों तक फैला एक विशालकाय कारखाना। ये मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया के दो अलग अलग सिरे हैं, दो बिल्कुल जुदा चेहरे। तो एक सिरे पर है कुटीर उद्योग, जिसे हम कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग का आप कह सकते हैं सबसे पुराना और सबसे बुनियादी तरीका है। इसमें कारीगर अपने घर पर ही परिवार वालों के साथ मिलकर आसपास से मिले कच्चे माल से चीजें बनाते हैं और फिर उन्हें लोकल मार्केट में बेच देते हैं। और अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर। बात करते हैं आधुनिक अर्थव्यवस्था के पावर हाउस की, यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। यही वो ताकत है जो आज हमारी दुनिया को चला रही है। देखिए, ये जो मॉडर्न फैक्ट्रियां होती हैं, ये सिर्फ साइज में ही बड़ी नहीं होती। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर चलती हैं। यहां हर मजदूर एक खास काम में माहिर होता है। मशीनों और ऑटोमेशन का भरपूर इस्तेमाल होता है। नई नई टेक्नोलॉजी पर लगातार रिसर्च होती रहती है। और इन सब को चलाने के लिए चाहिए होता है एक बड़ा मैनेजमेंट और बहुत सारा पैसा। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? ये जितने भी बड़े बड़े शक्तिशाली इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, ये सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ये दुनिया की कुल जमीन के 10% से भी कम हिस्से में हैं। वाकई ये आंकड़ा चौंका देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कंपनियां आखिर ये फैसला कैसे लेती हैं कि इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी कहाँ हैं? इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या होती है? देखिए, मकसद तो बिल्कुल साफ है। लागत को कम से कम रखना और मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा करना। इसलिए फैक्ट्री लगाने के लिए हमेशा ऐसी जगह चुनी जाती है जहां प्रोडक्शन का खर्चा सबसे कम आए। सारा खेल बस इसी बैलेंस का है। और ये फैसला लेना किसी पहेली को सुलझाने से कम नहीं है। इसके कई टुकड़े हैं जिन्हें सही जगह पर फिट करना होता है। जैसे कि मार्केट तक पहुंच आसान हो, कच्चा माल आराम से मिल जाए, काम करने के लिए लेबर हो, बिजली पानी की सप्लाई अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सुविधा हो, और हाँ, सरकार की नीतियां भी बिजनेस फ्रेंडली हों। अक्सर ये भी होता है कि एक ही तरह की इंडस्ट्रीज एक ही जगह पर जमा हो जाती हैं। इसे कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। इससे होता यह है कि वो पूरा इलाका एक शक्तिशाली हब बन जाता है, जहां एक कंपनी की सफलता दूसरी को अपनी तरफ खींचती है और फिर सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और मैन्युफैक्चरिंग की इस विशाल दुनिया को और बेहतर समझने के लिए देखते हैं कि इसे हम किन किन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अब देखिए, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करने यानी बांटने के कई तरीके हो सकते हैं। हम उन्हें उनके साइज के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर वो किस तरह का कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर, या फिर वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं उस हिसाब से, और यहाँ तक कि उनका मालिक कौन है इस आधार पर भी।
मिसाल के तौर पर साइज के हिसाब से देखें तो कॉटेज इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती हैं। कच्चे माल के हिसाब से देखें तो कुछ एग्रो बेस्ड यानी खेती पर निर्भर है, तो कुछ मिनरल बेस्ड यानी खनिजों पर। और मालिकाना हक के हिसाब से कुछ पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी होती हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर की। एक और तरीका है इन्हें इनके फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से देखने का। कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं बेसिक इंडस्ट्रीज, जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाती हैं, जैसे लोहा और स्टील इंडस्ट्री। और दूसरी होती हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, जो सीधे हमारे आपके इस्तेमाल के लिए सामान बनाती हैं, जैसे बिस्कुट, कपड़े या गाड़ियाँ। तो आखिर में बात यही है कि चाहे वो एक अकेला कारीगर हो जो बड़े ध्यान से मिट्टी को बर्तन का आकार दे रहा हो, या फिर एक विशाल कारखाना जहां हजारों लोग काम करते हों, मैन्युफैक्चरिंग असल में हमारी दुनिया को घड़ने की, उसे आकार देने की सबसे बुनियादी मानवीय गतिविधि है। मैन्युफैक्चरिंग ने हमारी आधुनिक दुनिया को बनाया, ये तो साफ है। पर अब जब ऑटोमेशन और एआई जैसी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि अगला महान परिवर्तन कैसा दिखेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें न सिर्फ चीज़ों को बनाने के भविष्य के बारे में, बल्कि हम सबके लिए उसके क्या मायने होंगे, इस पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।